Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is make or buy. आज ना एक ऐसा टॉपिक आपके लिए चुना है जो इनफैक्ट आपने मुझे ना डिस्कशन के दौरान बड़ा क्लियरली बताया कि जगमोहन ये ना कैश फ्लो की प्रॉब्लम बिजनेस के अंदर रहती है। पैसे चाहिए वर्किंग कैपिटल करने के लिए। अरे बिजनेस करना है तो पैसे तो चाहिए होंगे। तो तुम तो कैश फ्लो एक्सपर्ट हो, तो क्या करें, कैसे करें मैनेज को, पैसे को कहाँ पे रखें, बैंक में रखें, एफडी में रखें, मतलब ऐसा कहाँ पर पैसा रखें कि जिसकी वजह से बिजनेस का ना कैश फ्लो बहुत बढ़िया रहे। मैंने कहा ये ना ऊपर ऊपर सरफेस लेवल की बातें हैं कि पैसे कहाँ पर रखें जिसकी वजह से आपका कैश फ्लो बहुत ठीक रहे। अगर आप डीप लेवल के ऊपर जाओगे ना, पूरा का पूरा जो बिजनेस का इको सिस्टम है जिसके द्वारा आपके बिजनेस के अंदर हमेशा abundance ऑफ मनी अवेलेबल रहती है, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है आपकी डिसीजंस के ऊपर। मतलब हमारी डिसीजन, कौन सी डिसीजन? हमारी वो वाली डिसीजन जो डे टू डे बेसिस के ऊपर हम अपने बिजनेस के अंदर लेते हैं, वो निर्धारित करेगा कि आपका कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट आप अपने बिजनेस में बेच रहे हो, सेल कर रहे हो ना, प्रोडक्ट दुनिया को अवेलेबल करवा रहे हो। आप कह रहे हो मैं वाटर फिल्टर बनाता हूँ, मैं बिल्डिंग बनाता हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, डेवलपर हूँ, मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में डील करता हूँ, मैं मेडिसिन में डील करता हूँ, एनिमल मेडिसिन में डील करता हूँ। आप प्रोडक्ट, हाँ, आप प्रोडक्ट बना रहे हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मुझे खुद मैन्युफैक्चर करना है कि मुझे यही वाली चीज वाइट लेबलिंग पे बनी बनाई बाहर से खरीदनी है। मेक करूं कि बाय करूं? इस सवाल के ऊपर तो ना बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग वाले कभी जाते ही नहीं। कहते जगमोहन क्या बात कर रहे हो, हमारी तो फैक्ट्री है, हम तो बनाएंगे ही, हमारी तो मेन फैक्ट्री है। प्रोडक्शन करो बेचो, जो बनता है वो बेचते हैं, जो बन गया वो बेचना है, जैसा भी बना दिया वो बेचना है, जो बनाया वो बेचना है। हम तो फैक्ट्री हैं, हम तो फैक्ट्री ओनर हैं। इतनी लैंड ली, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई, मशीनरी लगाई, प्रोजेक्ट लगाया मार्केट के अंदर। हम बनाएंगे तो बेचेंगे, इसमें मतलब बना बनाया लेने का सवाल ही कहाँ से पैदा हो गया? बस यहीं पर ही ना ये एक बड़ी मेजर डिसीजन है। बहुत सारे लोग हैं जो ईवी, हाँ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर आ गए, उसके चार्जर बनाने शुरू किए, उसके प्रोडक्ट बनाने शुरू किए, कंपोनेंट बनाने शुरू किए, बैटरियां बना रहे हैं और ना जाने कितने सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। बस बना रहे हैं और बेच रहे हैं। तो एक फैक्ट्री, तो दूसरी फैक्ट्री, तो तीसरी फैक्ट्री, एक यूनिट तो दूसरी यूनिट। तो उससे हो क्या रहा है? उससे हो ये रहा है कि बिजनेस के अंदर कैश फ्लो की अवेलेबिलिटी है नहीं। तो फिर बनाना बंद कर दें? अगर बनाना बंद कर देंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है? एक तरफ तो ये पूरी फैक्ट्री बना के बैठे हैं, ऊपर से हम बाहर से खरीद कर एक तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये इतना गंभीर सवाल है जिसको आज हम हल करने वाले हैं। और इसको जैसे ही आपने हल कर लिया ना, तो समझ लो आपने बिल्ड कर दिया कैश रिच बिजनेस। आज हम उस सीक्रेट की बात कर रहे हैं। ये सेशन ना ट्रांसफॉर्म कर देगा आपके माइंड सेट को और बिजनेस को बदल कर रख देगा। सीक्रेट डिसीजन ऑफ कैश रिच बिजनेस। कैश फ्लो का मतलब सिर्फ कलेक्शन नहीं होता। हाँ, कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैश फ्लो इज नॉट कलेक्शन। इट स्टार्ट विद वन स्ट्रेटेजिक डिसीजन। बनाऊं कि खरीदूं, कि दोनों का मिक्सचर करूं, कब बनाऊं, कब खरीदूं, कब खरीदूं, कब बनाऊं? आइए हल करते हैं इस क्वेश्चन को।
क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए, तैयार हो? ओके, आ जाओ, तैयार हो जाओ, एकदम अलर्ट हो जाओ पूरी तरह से। पैसा अगर मैं खुद बनाता हूं तो पूरा का पूरा प्लांट लेना पड़ेगा। प्रोजेक्ट, बैंक लोन, प्रोजेक्ट फाइनेंस, सारा का सारा पैसा वहां लगा दिया, बना दिया, कर दिया, उसकी ईएमआई शुरू हो गई है। ओके। अगर मैंने खरीदा तो खरीदूंगा किससे? तो मैं तो पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया ना अपने सप्लायर के। तो सप्लायर ने सप्लाई बंद कर दी तो मेरा तो बिजनेस ही बंद है। सप्लायर ने अपने प्राइस बढ़ा दिए तो मैं क्या करूंगा? मैंने तो पूरी मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्राइस फिक्स कर रखा है, और जहां से मैं खरीदता हूं वो कह रहा है मैं आपको सप्लाई नहीं कर सकता, वार हो गई है, और 30% तो ऊपर ही दूंगा। अब उसकी मोनोपोली चल रही है, क्योंकि हम तो बाई कर रहे थे। अब फिर ना दिमाग एकदम चकरा जाता है कि देखो जी, अगर मैं अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करता हूं ना तो मेरा पूरा का पूरा कंट्रोल है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। दूसरा, क्वालिटी है, क्वालिटी। खुद मैन्युफैक्चर करेंगे तो बढ़िया क्वालिटी रहेगी ना। तो फिर मैन्युफैक्चर तो खुद ही करना चाहिए। कंट्रोल अपना, क्वालिटी अपनी। लेकिन पैसे, वर्किंग कैपिटल, मनी स्टक हो गई। चलो, इस सवाल से ना हर रोज हर कोई जूझ रहा है, लेकिन इसके सवाल का जवाब इतना आसान है भी नहीं। तो उसके लिए हमें एक दो तीन, एक दो तीन, तो मैंने आज के सेशन को किस तरह से किया कि तीन ऐसे बड़े कारण जिसकी वजह से हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, और तीन ऐसे बड़े कारण जिसकी वजह से हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, खरीदना चाहिए और उसको सप्लाई करना चाहिए, चाहे खुद हमारे पास कैपेसिटी हो। और फिर अल्टीमेटली हमें करना क्या है, इस तरह से मैंने पूरे सेशन को डिवाइड किया है। तो अब एक बार ना क्विकली गो थ्रू करते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे, फिर आपके क्वेश्चंस आएंगे, उसको एंड में लेंगे। तो मैं अब क्विकली रश थ्रू करता हूं। पहला, हमें क्रिटिकल चीज आती है कि भाई कोस्ट। अगर मैं खुद मैन्युफैक्चर करूंगा तो मैं सस्ता मैन्युफैक्चर कर जाऊंगा, अगर मैं बाहर से खरीदूंगा तो मुझे महंगा मिलेगा। अब जब मार्केट में जाके देखते हो ना तो कई बार इसका उल्टा भी होता है। मैं आपको ना 6 पॉइंट बताता हूं, जिसको ना कोस्टिंग, कोस्टिंग, सस्ता महंगा से निकलने के लिए ना हमें यहाँ पर 6 पॉइंट अपने दिमाग को देने हैं। पहला, अगर मैं बना रहा तो मेरी कैपिटल ब्लॉक होती है। मेरा वर्किंग कैपिटल साइकिल, क्यों? माल खरीदूंगा, इन्वेंट्री रखूंगा, बनाऊंगा, तो उसके ऊपर मेरा क्या लगेगा? वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा लगेगा। मेरी फिक्स्ड कॉस्ट तो लगनी है, सुपरवाइजर की सैलरी भी है, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी भी है, फैक्ट्री का रेंट भी है। मेरी वेंडर पेमेंट की टर्म्स, क्या मुझे 30 to 60 डेज का क्रेडिट मिल जाता है क्या, कि नहीं मिलता है? और इतना पैसा जो मैं लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, मशीनरी में लगा के बैठा हूँ, बाहर कहीं एफडी कराई होती, इतने का ब्याज तो ही कमा लेते, जितने का प्रॉफिट नहीं आता, किताबों में तो लॉस हो जाता है। और डिमांड की वैलिडिटी क्या, मार्केट के अंदर आज चिप बन रही है तो कल चिप नहीं बन रही है, पूरा प्लांट लगा दिया, लेकिन जितना बड़ा प्लांट लगा दिया ना कूलर मैन्युफैक्चरिंग करने वाला, जितना बड़ा प्लांट लगा दिया कि हम एसी बनाएंगे, कूलर बनाएंगे, प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाएंगे, कंपोनेंट बनाएंगे, लेकिन उस हिसाब से बारिशों के चक्कर में इस बार इतनी डिमांड बनी नहीं। एक लेंस, दो लेंस, तीन लेंस, चार लेंस, पांच लेंस, छह लेंस, इन लेंस को लगा के जरा देखो कि आपके सवालों के जवाब क्या आ रहे हैं। तो फिर बना लेते हैं, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं। तीन एग्जांपल मैं निकाल के देता हूं आपको। बना कब लेते हैं? कि जब आपकी कैपेसिटी 70% से कम है। 70% से कम है मतलब क्या हुआ कि हमें अपनी फैक्ट्री के अंदर अभी इतनी सरप्लस कैपेसिटी है कि हम 55% या उससे नीचे ऑपरेट कर रहे हैं।
तो फिर हमने देखा कि अगर मैं इसको खरीदता हूं ना मार्केट से, तो 850 रुपये के हिसाब से मुझे मिलता है। मैं अपनी खुद के यहाँ पर बनाता हूँ, तो मेरी पूरी की पूरी कॉस्ट एब्जॉर्ब जब मैं कर लेता हूँ, यानी कि मोर देन 70% कैपेसिटी के ऊपर ऑपरेट कर रहा हूँ, तो मेरी कॉस्ट 760 यूनिट आ रही है। तो क्या हुआ, आपको अपनी कंपनी के अंदर क्या लगाना है, कॉस्ट शीट बन रही है कि नहीं बन रही है। हर मैन्युफैक्चरर के वहां पर बजट तो बनेगा ही बनेगा, कोस्ट शीट बनेगी, और कोस्ट शीट बना के देखो कि मैं किस कैपेसिटी के ऊपर ऑपरेट कर रहा हूं। और अगर मैं पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल करना शुरू करूं, तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो मेरी अगर आइडल कैपेसिटी पड़ी हुई है, तो मुझे तो अपने यहीं पर ही मैन्युफैक्चर करना है। तो अगर मार्केट में 850 का मैं बनाऊंगा, तो 760 का, 90 रुपये पर यूनिट बच गया। वो कैसे, 850 माइनस 760, 90 रुपये। 1000 यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग है, तो 90,000 का हो गया। तो क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो लगी पड़ी है ना, तो पहला डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, कि क्या मेरी मशीनें पूरी यूटिलाइज हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और मेरी कॉस्ट पूरी तरह से ऑब्जर्व हो रही नहीं हो रही है, और मेरी जो वेंडर को मेरे को खरीदना है, और उसको जो पेमेंट टर्म है, वो जो पेमेंट टर्म मैं उसको दे रहा हूँ और जिस रेट के ऊपर खरीद रहा हूँ, सस्ता पड़ रहा है कि महंगा पड़ रहा है, कंपैरिजन का सोर्स क्या है, आइडल कैपेसिटी। आप कह रहे हो कि जगमोहन सेल ही नहीं है, तो क्या करें, सेल ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। तो अब यहां पर लगेगी थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट। यहां पर क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतनी कॉस्ट इंकर की हुई है, तो जिस तरह के प्रोडक्ट के अंदर मैं डील करता हूं, तो यहां पर अगर मुझे लो जीपी मार्जिन प्रोडक्ट को लाकर भी अपने ब्रेक इवन पॉइंट के बराबर की सेल करते हुए अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज करना पड़ा, तो मैं कर दूंगा। तो बिजनेस मॉडल को पूरा का पूरा मैं अब बढ़ा दूंगा, नए कंपोनेंट भी ले आऊंगा, नए तरीके भी ले आऊंगा, ताकि अल्टीमेटली मेरी आइडल कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। चाहे जो मर्जी हो जाए, मैंने जितने की मुझे कैपेसिटी बिल्ड की है, तो मुझे उस कैपेसिटी को यूटिलाइज करना है, 80 to 100% कैपेसिटी को यूटिलाइज करना है। या तो कैपेसिटी कम कर दो, रेंट आउट कर दो, बेच दो, दो फैक्ट्रियां हैं तो एक कर दो। तो कैपेसिटी 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 सुन लो, मेक और बाय, खरीदूं या खुद बनाऊं। नहीं नहीं, खुद बनाना पड़ेगा। पता क्या चक्कर है जुगमोहन, यार मैं ना सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकता, मैं ना क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, नहीं नहीं नहीं, मैं उसके ऊपर कंट्रोल नहीं हो सकता, डिपेंडेंट नहीं हो सकता, मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा। अरे इस डिसीजन पे पहुंचने से पहले सुन लो मेरी बात, कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज कर लो। इसका मतलब है कि कैपेसिटी कैपेसिटी कैपेसिटी, छोटा बिजनेस कर लो या आप ऐसे प्रोडक्ट ले आओ। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। पॉइंट एकदम क्लियर करके समझ लो, मेक और बाय के अंदर ज्यादातर बिजनेसेस के अंदर इस वजह से गड़बड़ हो रखी है। कैश फ्लो में कितनी भी कोशिश करता हूं ठीक करने की, जब आप अपने ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे ऑपरेट करोगे, तो कैसे प्रॉफिट होगा, कैसे कैश फ्लो मैनेज होगा। कैपेसिटी कैपेसिटी कैपेसिटी, तो कैपेसिटी यूटिलाइज करने के लिए अब बाय की डिसीजन तो खत्म ही हो गई, तो क्या करना है, मेक करना है, मेक करना है, मेक करना है। और प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना है तो वो भी कर लो, चेंज करना है तो वो भी कर लो। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में कैपेसिटी ने आते सार ही सारी डिस्कशन ही खत्म कर दी। तो मुझे मेक करना है, या मुझे कैपेसिटी को रिड्यूस करना है, या मुझे यूटिलाइज करना है मोर देन 70%। आप कह रहे हैं जीवन तुमने एक ही बात कई बार बोल दी, हमें समझ आ गया। मुझे बोलनी इसलिए पड़ रही है क्योंकि ये दिमाग में ना बात घुस ही नहीं रही है। आइडल कैपेसिटी जब मेरे पास है, तो मेरी सारी कैलकुलेशन फेल हो जाती है। पहले कैपेसिटी को पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लो, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो ऑलरेडी पे हो ही रही है ना, हो ही रही है ऑलरेडी पे। वो तो खत्म है, सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा है तो खड़ा है, फैक्ट्री का रेंट जा रहा है तो जा रहा है, मशीनों की मेंटेनेंस है तो है। मेक और बाय, बात करते हैं कैश फ्लो की। चलो दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है वेंडर की डिपेंडेंसी। आप कह रहे हो ना, मुझे ना वेंडर पे डिपेंड
नहीं होना, क्योंकि मेरा कंपोनेंट ही ऐसा है कि अगर वो कंपोनेंट नहीं लगा तो मार्केट में मेरे सारे के सारे सीक्रेट खत्म हो जाने हैं। ठीक है, ओके। अगर वही चीज़ है और आप कहते हो कि मेरा सप्लायर जो है वो 30% से अगर प्राइस इंक्रीज कर देगा और मेरे क्रेडिट डेज जो है वो 45 से 15 कर देगा, मैं तो मजबूर हो जाऊंगा ना, मजबूर हो जाऊंगा। वेंडर डिपेंडेंसी का जो रिस्क है ना, वो कैसे ठीक होगा? वो इन हाउस मेक करके ही होगा। कैपेसिटी होगी तो इन हाउस मेक होगा। वेंडर डिपेंडेंसी होगी, उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, रिस्क नहीं ले सकते। चीज़ ही ऐसी है, बड़ी क्रिटिकल चीज़ है, वो कंपोनेंट है, मुझे ही बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, बना लो आप, मेकिंग कर लो। आप कह रहे हो ठीक है जगमोहन, यानी कि भाई चीज़ ही आपने ऐसी चुनी है ना। तीसरा पॉइंट है हमारा प्रीमियम क्वालिटी। कैपेसिटी डिसाइडिंग फैक्टर थी, अब आपने कैपेसिटी, वेंडर डिपेंडेंसी और क्वालिटी, तीनों को जब ध्यान दिया, बस ये तीन चीजें ही आपको मेक करने के लिए मजबूर करती हैं कि मुझे अपने आप में मेक करना है। अब मैं कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आता हूं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करने का सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है बाय। स्मार्ट आउटसोर्सिंग। तभी आपने देखा होगा जितनी भी बड़ी कंपनी है, पतंजलि पतंजलि इसलिए नहीं बन गई कि सारी की सारी दंत कांति वो खुद ही मैन्युफैक्चर करती है ना, कभी नहीं करती। कोका कोला, पेप्सी, जब पुराने कंपनियां आई तो उन्होंने लाइसेंस दिया, बाहर से मैन्युफैक्चरिंग करा रही हैं। तो वो जो सेकंड, वो था ना उनका प्रोप्राइटरी राइट था, उनका उनका फार्मूला था, उनका तरीका था। तो वहां पर फिर हमें इस तरह से एक से दो से तीन स्मार्ट तरीके से उनका ऑडिट करते हुए, उनको हमने ओईएम सप्लायर बनाते हुए इस तरीके से माहौल बनाना है कि हमारा ब्रांड और मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स के द्वारा हमने की। तो यहाँ ब्रांडिंग की दुनिया के अंदर हमें एंटर करना पड़ेगा। एक आधा प्रोडक्ट तो मार्केट के अंदर हमें अपना डालना ही होगा, स्केलेबल बिजनेस बनाने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, आगे करने के लिए। आप कह रहे हो जगह समझ तो आ रही है, तुम्हारी बातें बड़ी डीप है, काम करना पड़ेगा। काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। अब खरीदो। स्ट्रेटेजिक कैपिटल एलोकेशन क्या करना है? यहां देखो, लो वॉल्यूम है, स्पेशलाइज पार्ट है, तो खरीद ही लो। अगर छोटा वॉल्यूम है तो आप अपना पैसा क्यों फंसाओगे, क्यों फंसाओगे उसके अंदर? मान लीजिए 200 यूनिट्स जो हैं आपको चाहिए, और 200 यूनिट चाहिए आपको सिर्फ। इसको इस तरह समझते हैं, थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं, थोड़ा मुंह बनाते हुए ना। थोड़े वॉल्यूम के लिए अगर हम अपने पास मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा आएगी। तो उस तरह की आइटम हमें ओबियसली, नेचुरली बाय ही करनी है, और उसके ऊपर भी क्रेडिट पीरियड लेना है। मैं एक सेंसिटिव इशू छेड़ रहा हूँ। प्रोडक्शन हो रही है, फैक्ट्री चल रही है, अरे वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम रह कितना गया है बिजनेस का। यानी कि अभी भी अगर हम जाग नहीं रहे हैं, उस पर्टिकुलर आइटम के साथ में अटैचमेंट हो गई है कि ये वाली मोटर तो हम ही बनाएंगे जी। जबकि मार्केट में 50 तरह की मोटरें, टुल्लू पंप और तरीके आ चुके हैं, लेकिन हमारी अटैचमेंट वहीं पर ही रुकी हुई है। तो यहाँ अपनी कंपनी के वॉल्यूम को देख लो, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को तो एक बार आउटसोर्स करके देखो, और जिस कंपोनेंट के अंदर ज़्यादा मार्जिन है या जिसमें ईज ऑफ ऑपरेशन है, तो 15 तरह की आइटम में मैन्युफैक्चर करते हो ना, 4 तरह की आइटमें मैन्युफैक्चर करके अपनी कैपेसिटी को भी यूटिलाइज कर लो,
और बाकी हर एक चीज वहां बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया कि जितनी तरह की आइटम्स को हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, कर रहे हैं, प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट थ्री, प्रोडक्ट फोर, प्रोडक्ट फाइव, प्रोडक्ट सिक्स, प्रोडक्ट सेवन, सबको एक बार लिख लो, समझ लो, देख लो, जान लो। और अब हमने उसमें से कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो लो वॉल्यूम के हैं, उसको हमने बाहर से ही खरीदना है। और वहां पर रिस्क असेसमेंट के हिसाब से देखो कि वेंडर हमारे ऊपर प्रेशर ना क्रिएट करे। तो उसके लिए आपने स्ट्रेटजी बना ली, 3 सप्लायर फॉर 1 आइटम। अगर वो कस्टमाइज आइटम है तो उस केस के अंदर भी इन हाउस बैकअप कैपेसिटी आपके पास है। रॉ मटेरियल आप खरीद के बना भी सकते हो एज ए बैकअप, अदरवाइज खरीदना उसको बाहर से ही है। आप कह रहे हो ठीक है, समझ आ गई जगमोहन, उस केस में तो बाय करना है, सीधा सा फार्मूला है। छोटी क्वांटिटी है तो बाय करोगे, और सीजनल डिमांड है तो बाय करोगे। मतलब 2-3 महीने खरीदना होता है हमने, तो हम क्या करेंगे, सीधा का सीधा उठा के उसको बाय करेंगे, ताकि हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट में बदले। पूरा साल खर्चा खर्चा बांध के फैक्ट्री में रखा हुआ है, जबकि सीजन है 2 महीने का। तो पहले से तैयारी करके चलो ना, सीजनल डिमांड के अंदर हमने बाय करना है। और तीसरा, अपने पैसों को ना, जो हमारी कोर कंपिटेंसी है उसके ऊपर लगा दो, बाकी सब कुछ आउटसोर्स कर दो। बाकी सब कुछ आउटसोर्स कर दो। कोर कंपिटेंसी यानी कि लेस इज मोर, लेस इज मोर, लेस इज मोर। सब कुछ हमने नहीं बनाना, पूरा गुलदस्ता नहीं बनाना। आप ये जो मुझे बार बार कहते रहते हो ना कि जगमोहन, कस्टमर आता है, अगर उसको हम सारी तरह की वैरायटी इन हाउस मैन्युफैक्चर करके नहीं देते ना, तो फिर ना वो खरीदता नहीं है। वो कहता है अच्छा ये बनाते हो, ये नहीं बनाते, तो इसलिए रहने दो, हम तो उसके पास जाते हैं, उसके पास सारा का सारा सामान होता है। अरे बाकी सारे सामान के लिए कोलैबोरेट करो, गुलदस्ता बनाओ, पैकेज बनाओ, उसको आप बाय करो। और अपनी जो एक महान कोर कंपिटेंसी है, अगर आप नट बोल्ट बनाते हो, तो वो जो नट बोल्ट है ना, वो वर्ल्ड का नंबर 1 क्वालिटी का होना चाहिए। आप बोलो कि हम इस नट और बोल्ट के स्पेशलिस्ट हैं। हाँ, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको अवेलेबल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उनको एक बल्क में डील दे के, क्रेडिट पीरियड की डील दे के, अपनी रिलेशनशिप से, अपनी सर्विस के द्वारा, तो पैसे नहीं फंसाने, पैसे नहीं फंसाने। तो 100 बातों की एक बात क्या निकली कि जितनी फैक्ट्री हमने बनाई, वो फैक्ट्री 80 to 100% के ऊपर यूटिलाइज होनी चाहिए। चाहे वो एक आइटम क्यों ना बनाए, चाहे वो लो जीपी मार्जिन आइटम क्यों ना बनाए, लेकिन वो आपकी आइडेंटिटी है। उस आइडेंटिटी से अब आपने क्या किया, साथ में बाहर से खरीद के एक पैकेज बना के उसको सप्लाई करना शुरू किया, सो दैट कभी भी हमारे ऊपर कैश फ्लो का प्रेशर ना बने, ना बने, ना बने। आप कह रहे हो कि जगोन तुम्हारी बातें समझ तो आ रही हैं, लेकिन डिसीजन कैसे लें? सिंपल डिसीजन मेकिंग ट्री मैंने आपको दे दिया। डिसीजन फैक्टर कितने हैं टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फैक्टर हैं। उसके ऊपर डिसीजन लेते जाओ। पहला क्या है, मशीन यूटिलाइजेशन। अगर 70% से ऊपर की कैपेसिटी है तो मैन्युफैक्चर करते जाओ। कैपेसिटी नीचे है तो आप क्या करो, अपनी कैपिटल वेस्ट मत करो, बाय करो। जब आप लो कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहे हो तो खुद बनाने की जगह हमेशा आपको बाहर से खरीदना सस्ता पड़ेगा। नहीं तो कैपेसिटी बढ़ा दो, या कैपेसिटी को उतना ही करो ताकि प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो बना रहे। वॉल्यूम, अगर हाई और स्टेबल वॉल्यूम है तो मैन्युफैक्चर करो, लो वॉल्यूम है तो बाय करो। डिमांड अगर सारे साल में कंसिस्टेंट है तो मैन्युफैक्चर करो, सीजनल है तो बाय करो। कंपोनेंट क्रिटिकलिटी, अगर बड़ा ही कोर क्रिटिकल कंपोनेंट है, मतलब कि उसके ऊपर पूरा का पूरा सिस्टम डिपेंड करता है, तो खुद बनाओ, खुद बनाओ। और अगर जनरल है तो बाहर से खरीदना ही है, उसमें क्या बात है। वेंडर का रिस्क, अगर सिंगल सोर्स है और कहीं से नहीं मिलता तो खुद मैन्युफैक्चर करो, वरना फंस जाएंगे कि चाइना वालों ने अगर आपको स्पीकर सप्लाई करने बंद कर दिए, फैक्ट्री बंद हो गई, तो हो गया काम। और अगर मल्टीपल वेंडर अवेलेबल है तो बाय करना चाहिए। और अगर 24 महीने के अंदर अंदर आपकी मशीनों के खर्चे निकल जाते हैं, 2 साल के अंदर अगर आपकी
कैपिटल एक्सपेंडिचर बाहर निकल आता है तो मैन्युफैक्चर करो ना, फिर तो पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे प्रॉफिट। लेकिन अगर 3 साल से भी ज्यादा का पेबैक पीरियड है तो फिर क्यों फंसाने हैं पैसे, उसको बाय करो। और मैनेजमेंट के अंदर अगर प्रोसेस प्रॉपर डेलीगेट कर सकते हो जिससे कि अपने आप फैक्ट्री चलती रहे तो खुद ही मैन्युफैक्चर करो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दिमाग कंज्यूम करना पड़ता है, सर पे खड़े होके प्रोडक्शन करानी पड़ती है, तो छोड़ो ना, बाहर इसको आउटसोर्स करो। इतने टेक्निकल वाले प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को सेटअप करके ना लाइफ ही पूरी की पूरी कंज्यूम हो जाएगी। तो ये है डिसीजन मैट्रिक्स, मेक करें कि बाय करें। तो कैसे इम्पैक्ट कैलकुलेट करना है, 5 स्टेप के अंदर। स्टेप नंबर 1, पहले तो अपनी टीवीसी कैलकुलेट करो। टीवीसी का क्या होगा, जिससे कि हमारी थ्रूपुट पता लग जाए। थ्रूपुट थ्रूपुट थ्रूपुट, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट, आपकी ट्रू वेरिएबल कॉस्ट है कितनी, पहले वो कैलकुलेट करो ताकि पता लगे कि ग्रोस मार्जिन कितना आता है। फिर देखो कि जो आप बाय करते हो तो बाय करने की कॉस्ट क्या आती है, उसमें ना केवल परचेज का प्राइस लिखोगे बल्कि फ्रेट, इंस्पेक्शन, वेंडर मैनेजमेंट, रिस्क, टाइम डिस्ट्रप्शन, ये सब खर्चे भी उसके अंदर ऐड करके चलो, तब सही मायनों में फर्क पता लगेगा। अब कितने पैसे आपने ब्लॉक कर रखे हैं वो कैलकुलेट कर लो, कर लिया आपने। उसके बाद वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा लग रही है क्या, मार्केट में सेल करोगे तो उधारी बेचते हो, खरीदना एडवांस में पड़ता है, इन्वेंट्री बहुत सारी रखनी पड़ती है, या कोई चक्कर ही नहीं है जी, वो चक्कर ही नहीं है जी, उधारी मिल जाती है 90 90 दिनों की, और जैसे ही बना के बेचते हो साथ ही बिल डिस्काउंट से पेमेंट आ जाती है। इन्वेंट्री तो 15 दिनों की है, तो खुद ही बना लो ना। तो वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर लो, और फिर जो नेट कैश फ्लो का फर्क नजर आता है यहाँ पे, तो कैश फ्लो इज द फाउंडेशन फॉर मेकिंग एनी डिसीजन। 5 नंबर पॉइंट, कैश फ्लो। तो बनाओ, अगर वेरिएबल कॉस्ट में सेविंग हो रही है और कैपिटल कहीं और अपॉर्चुनिटी वहां पे लगा के आप बना सकते हो, तो वेरिएबल कॉस्ट की जो सेविंग है वो कैपिटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से भी ज्यादा है। मतलब क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट खुद बना रहे हो ना, वाह, उससे ही इतना पैसा बच रहा है। यानी कि आपकी आरओआई घर में ही 22%, 44%, 72% पड़ रही है, तो खुद ही बना लो ना और खरीद लो। अगर परचेज प्राइस कम है, कैपिटल जितनी फ्री आपने करनी है उसको कोस्ट से मल्टीप्लाई करके अपने मैनेजमेंट को टाइम करके, जो मैंने अभी आप पीछे आपको ये कंपोनेंट्स बताए थे, इन कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए आपने डिसाइड कर लिया। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं देख लो कैश फ्लो की दुनिया की। पहला, कैश कन्वर्जन साइकिल, यानी कि डेटर डेज जमा इन्वेंट्री डेज माइनस क्रेडिट डेज। और कैपेक्स, जितना आपने मशीन लैंड खरीदने में पैसा लगाया, लैंड का तो नहीं आएगा, मशीनों का, बिल्डिंग का, अगर वो 2 महीने में वापसी निकलता है, बिल्डिंग का भी नहीं आता, मशीनरी का, तो वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 2 सालों में बाहर आ रहा है। तीसरा, कंपोनेंट कॉस्ट रेशो, यानी कि आपका मार्जिन कितना है, टीवीसी, हाई जीपी मार्जिन, यानी कि ये क्रिटिकल पॉइंट है। वो कहता है रेशो कौन सी निकालूं, कैश कन्वर्जन साइकिल देख लो, कैश कन्वर्जन साइकिल 15 दिन होगा, पैसे 24 महीनों से पहले अंदर, जीपी रेशो 60%, वर्किंग कैपिटल बहुत कम महीनों की थोड़ी सी, आइडल एसेट होता ही नहीं है, रिटर्न उसके ऊपर निकल कर आ रही है। तो ये 5 कंपोनेंट जो है ना, बड़ी आसानी से आपकी मेक और बाय की डिसीजन को फुलफिल कर देती है। तो गोल्डन रूल क्या है जीएसए के, मैं एक काम करता हूँ, आपको ना इस शीट पे फोकस करने के लिए अट्रैक्ट करता हूँ। मशीन यूटिलाइजेशन, वॉल्यूम, डिमांड पैटर्न, कंपोनेंट क्रिटिकलिटी, वेंडर रिस्क, पेबैक पीरियड, मैनेजमेंट टाइम। एक बार आज का होमवर्क है, बैठ जाओ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो, इसके हिसाब से अब आप डिसाइड कर लो क्या मेक करना है कि बाय करना है।
क्यों? क्योंकि कैश फ्लो की डिसीजन सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि पैसा मैंने रखना कहाँ पर है। इस बात पे डिपेंड करती है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी कॉस्टिंग आपको क्या पड़ रही है प्रोडक्ट वाइज, और सीजनल इम्पैक्ट, क्रिटिकल इम्पैक्ट, और जितने भी पॉइंट मैंने आपको नोट कराए हैं। शांति से बैठ के आज आपने एक बार इस 8 पॉइंट को टिक कर लेना है और उसके हिसाब से डिसाइड कर लेना है। तो जगमोहन का फार्मूला क्या है? मेरा फार्मूला बड़ा सिंपल है। ऐसा है, जहां पर रोटेशन ऑफ मनी होता है ना, रोटेशन ऑफ मनी बहुत फास्ट होता है, तो हमें उसको यूटिलाइज करना है। अदर पीपल्स मनी, अदर पीपल्स एफर्ट, अपना एक मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप, एक बढ़िया ब्रांड, पूरा का पूरा कंट्रोल। उसके अलावा जो एक्सपेंड करना है वो अपने आसपास आउटसोर्स करके, अपने आउटसोर्स करके क्वालिटी को कंट्रोल करते हुए, चाहे अपने क्वालिटी के बंदे को सामने वाले की फैक्ट्री में डालो, जितना माल आएगा चाहे जो वर्क पे आए, परचेज प्राइस के ऊपर आए, वो आपके पास आ गया, उसका आपने कंट्रोल करना है। और पूरा का पूरा फोकस कहाँ पर है? मार्केटिंग या सेल्स के ऊपर है। मार्केटिंग सेल्स ब्रांड, मार्केटिंग सेल्स ब्रांड, एक अपनी फैक्ट्री, अपना ब्रांड बैकअप के लिए एक फैक्ट्री, और बाकी सारा का सारा आउटसोर्स, जिससे कि कैश फ्लो बड़ी तेजी से बढ़ेगा। और पेमेंट टर्म को कंट्रोल कर लिया। खरीदना है 45 डेज के ऊपर, 45 डेज पे खरीदना है, और बेचना है एडवांस में, कोई बात नहीं, एडवांस में नहीं बिकता, बेचो 30 डेज की उधारी पे, 60 डेज की उधारी पे। लेकिन साथ के साथ ही जैसे ही सेल किया, बिल डिस्काउंट करा लिया। एक फैक्ट्री, कंट्रोल, एक्सपेंशन, आउटसोर्स। फॉर्मूला नोट कर लिया आपने? एक फैक्ट्री, सिर्फ एक फैक्ट्री, क्वालिटी कंट्रोल, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना लिया, अब उसको एक्सपेंड कर दिया। एक फैक्ट्री, 10 आउटसोर्सिंग, 50 आउटसोर्सिंग, पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड। सिंपल फार्मूला, जिसकी वजह से एक फैक्ट्री तक तो आपकी डायरेक्टर सैलरी निकलेगी, एक फैक्ट्री तक आपका लाइफस्टाइल मेंटेन रहेगा, एक फैक्ट्री तक आपकी ज़िंदगी बहुत आसान रहेगी। वो फैक्ट्री भी 70% से ऊपर कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है। बाकी सारा का सारा आपका ग्रोथ मैट्रिक्स है, ग्रोथ मैट्रिक्स है, कंट्रोल है, पूरा का पूरा कंट्रोल है। और एक R&D डिपार्टमेंट आपके अपने घर पे, एक R&D डिपार्टमेंट अपने घर पे, वहां पर लगातार नए नए कंपोनेंट के ऊपर आ रही है। मार्केट से लगातार फीडबैक लेते रहना है, इनोवेशन क्रिएशन करते रहना है, अपने वेंडर चेंज करते रहना है। खेलना किससे है? परचेज डिपार्टमेंट ने अभी इससे ले लिया, अभी उससे ले लिया, अपने ऑर्डर को डिवाइड करते हुए, क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, एक्सपेंशन को मेंटेन करना है। तो ये है जिंदगी का कंक्लूजन, जिसके अंदर आप पूरी तरह से इस डिसीजन को ले पाओगे। चलिए, मेक और बाय की डिसीजन ना इतनी क्रिटिकल थी, इतनी क्रिटिकल थी। अब जिन लोगों को समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया तो ये दोबारा दोबारा 2-3 बार देख लो, इस वीडियो को नोट्स बना लो, समझ लो, कर लो, मेरे से 1-to-1 कर लेना, बिजनेस की कोस्ट शीट वगैरह बना लेना, अच्छे से फाइनेंशियल कंट्रोल लगा लेना। नहीं तो फैक्ट्री फैक्ट्री नहीं बन गई है, चक्की पीसिंग 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 बन गई है, जो कि टाइम सारा का सारा कंज्यूम कर रही है। तो ये फैक्ट्री जिंदगी को सपोर्ट करने के लिए थी, जिंदगी फैक्ट्री को सपोर्ट करने के लिए नहीं थी। कुछ फैमिली को भी टाइम दे दो, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, कॉलेज भी जा रहे हैं, तो इसलिए जरा खुल के जिंदगी जी लो। मेक और बाय की डिसीजन है, एक डिसीजन ना, जिंदगियां बदल रही है, जिंदगियां बदल रही है, बहुत बड़ी डिसीजन है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। अगर आपके माइंड में कोई एक्सप्रेशन, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई क्वेश्चन आ रहा है जो मेरे साथ लाइव है, यू कैन क्विकली राइट इन दी चैट बॉक्स एंड पढ़ लेते हैं। प्रशांत जगताप जी कह रहे हैं, वी प्रोड्यूस एनिमल फीड्स, नाउ वी आर ऑन सेम डिस्कशन टू प्रोड्यूस और बाय टू ऐड न्यू प्रोडक्ट। बस वही है,
जो आपकी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है उसको स्टेट ऑफ द आर्ट बना दो और मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइज कर दो, बाकी सारा का सारा आउटसोर्स। Rent versus buy is a big question always, but we see that big companies always lease even tables and computers where are बिल्कुल। क्योंकि एक फैक्ट्री तक आपकी अपनी लैंड बिल्डिंग हो जाए, लेकिन सेकंड थर्ड फैक्ट्री या कैपेसिटी बढ़ानी है वो हमेशा रेंट पे बढ़ानी है। क्यों पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में करना है लैंड खरीदने के, क्योंकि लैंड तो एक इन्वेस्टमेंट है। Thank you so much, sir. We were always confused about how to decide this. We are entering into a new product. One question. As I am not much of sales or marketing person, will hiring of person help? ना, मार्केटिंग और सेल का एक इंजेक्शन ना आपको अपने यहाँ पर ऐसे करके लगाना होगा। आई मीन टू से कि बिजनेस ओनर को तो मार्केटिंग सेल अपनी बीइंग के अंदर लेकर आनी है। नहीं तो फिर को फाउंडर जो होगा आपकी कंपनी का वो मार्केटिंग एंड सेल्स वाला होगा। यानी कि मैनेजमेंट के अंदर, टॉप मैनेजमेंट के अंदर मार्केट एंड सेल होना है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है लॉन्ग टर्म मल्टीपल एक्सपेंशन करने के लिए, आईपीओ पे जाने के लिए टॉप मैनेजमेंट के अंदर होना जरूरी है। हाँ वो ठीक है, मतलब कि फिर आप उतना ही ग्रो कर पाएंगे टू द एक्सटेंट ऑफ वन फैक्ट्री, अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही करते हो। नहीं तो सीख लो, बड़े सारे कोर्सेज हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स को अपना मेन कंपोनेंट बनाओ। और वैसे भी देखा गया है जो टेक्नो कमर्शियल होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल होते हैं, वो सबसे बढ़िया सेल करते हैं। उनको दो चार आइटमें सीखनी होती है मार्केटिंग सेल्स की, बाकी टेक्नो कमर्शियल आर दी बेस्ट सेल्समैन इन टूडेज डेट। संजय जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच जगमोहन जी, थैंक यू संजय जी। ओ सर आपका अवार्ड और ट्रॉफी ना मेरे पास ही है। उस दिन शायद इवनिंग में मैं अनाउंस करते करते लेट हो गया, 5 बजे, आप थोड़ा पहले चले गए थे। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका कैश फ्लो समिट को बहुत सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो मैं आपको वो कोरियर करूंगा या पर्सनली मिलके आपको दूंगा। ओके। रजनीश गोयल जी आपकी भी ट्रॉफी तैयार पड़ी हुई है सर। संजय कुमार नरवाल जी ग्रेट सेशन। विशाल जी थैंक यू। जगमोहन जी वेरी नाइस सेशन, ए प्रॉपर रिफ्रेशर। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम। समय देखो 40 मिनट लग गए आज। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, और डिटेल के अंदर जाएंगे, इसी तरह से कैश फ्लो की उलझनों को हम हल करते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।